वृंदावन नाम के गांव में एक रमेश नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और भावुक किस्म का व्यक्ति था, जो अपनी पत्नी नीलम और 3 वर्ष की बेटी नीलू के साथ एक छोटे से घर में हंसी खुशी रहता था। वह अपने परिवार का बेहद ही ख्याल रखता था। पालन पोषण में कोई कमी ना हो, इसलिए वह खेती के साथ साथ तरह तरह के छोटे मोटे काम भी किया करता था। सुबह का समय था। हल्की सुनहरी धूप, पक्षियों की चहचहाहट और रमेश का छोटा सा मिट्टी का घर। रमेश हाथ में ताजे फूल लिए घर के अंदर जाता है। नीलम, ये लो तुम्हारे लिए पूजा के फूल। अरे वाह नीलम, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या पका रही हो आज? जी, खीर बना रही हूँ। कल नीलू जिद कर रही थी ना, इसलिए, और सोचा आपके लिए भी कुछ अच्छा नाश्ता बन जाएगा। हाँ, ठीक किया तुमने। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, फिर नाश्ता करके खेत की ओर निकल जाऊंगा। जी ठीक है, तब तक मैं नीलू को जगा देती हूँ, वरना आप खेत की ओर निकल जाएंगे तो नीलू मुझे परेशान करेगी और कहने लगेगी कि बाबा मुझसे बिना मिले चले गए, और फिर आपसे मिलने के लिए खेत जाने की जिद करने लगेगी। रमेश मुस्कुराता है और हामी भरता है। ठीक है नीलम, तुम नीलू को जगा दो। खीर पकाने के बाद नीलम नीलू को जगाती है और घर से बाहर की ओर चली जाती है। कुछ समय बाद रमेश हाथ मुंह धोकर अंदर आता है। अरे मेरी गुड़िया रानी उठ गई। चलो मैं तुम्हें हाथ मुंह धुला देता हूँ। पता है, आज तुम्हारी पसंद की खीर बनी है। सच्ची बाबा? फिर तो जल्दी चलिए, मुझे खीर खानी है। रमेश नीलू को गोद में उठाता है और उसे हाथ मुंह धुलाने ले जाता है। कुछ देर बाद सब साथ बैठते हैं। तीनों मिलकर आनंद से खीर खाते हैं। घर में हंसी और स्नेह की मिठास घुल जाती है। नाश्ते के बाद रमेश खेत की ओर निकलने लगता है। सुनिए जी, आपके दोपहर के खाने में रोटी, भात और सब्जी मैंने टिफिन में रख दिया है। आप ध्यान से खा लेना, काम में उलझकर भूल मत जाइएगा। ठीक है नीलम, मैं समय से खा लूंगा। और बेटा नीलू, अपनी माँ को ज्यादा तंग मत करना। मैं शाम तक लौट आऊंगा, ठीक है? नीलू अपने पिता की ओर शांत भाव से देखती रहती है। तभी नीलम कहती है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इसका ख्याल अच्छे से रख लूंगी। अब आप जाइए, नहीं तो धूप और तेज हो जाएगी। रमेश अपना टिफिन और कुल्हाड़ी साथ लेकर खेत की ओर निकल जाता है। रमेश खेत पहुंचकर कड़ी धूप में बहुत मेहनत के साथ खेत जोतता है। और बीज लगाने की तैयारी करता है। शाम होने से पहले ही जंगल जाकर कुछ लकड़ियां काटकर घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। चलो, लकड़ियां तो काट कर ले आया। अब कुछ दिन इससे खाना बनाने में नीलम को कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कहकर रमेश घर के अंदर चला जाता है। रमेश को देखते ही उसकी बेटी खुशी से बोलती है, बाबा आ गए, माँ बाबा आ गए। रमेश हल्की मुस्कुराहट के साथ चुपचाप शांति से खड़ा रहता है। तभी नीलम की नजर रमेश पर पड़ती है। अरे आ गए आप, मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। रमेश शांति से हूँ कहकर जवाब देता है। सभी मिलकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। मगर उस रात रमेश की नींद मानो उड़ सी गई हो। वह बस करवट पर करवट लेता रहता है। तभी अचानक नीलम की आंख खुल जाती है। रमेश को परेशान देखकर वह सवाल करती है, क्या हुआ जी? आज मैंने आपको खाते वक्त भी आपका मन उदास देखा, मगर नीलू के कारण पूछ न सकी। और आप अभी तक सोए भी नहीं हैं, मतलब आपको कोई न कोई बात जरूर परेशान कर रही है। हाँ, ऐसा ही समझो। असल में आज मैंने खेत में हल तो चला दिया है। अब बस फसल के बीज लगाना बाकी है। मगर एक समस्या आन पड़ी है। इस बार महंगाई के कारण बैल वाले ने कुछ ज्यादा पैसे ले लिए हैं और सुना है बाजार में बीज और खाद दोनों की कीमत भी बढ़ गई है। इसलिए इस बार खेती में कितना खर्चा आएगा कोई अंदाजा नहीं लग पा रहा है। मैं सोच रहा हूं सेठ धनराज के पास जाकर कुछ पैसे उधार लूं।
और इसी बात को सोचकर चिंता में हूं, वरना फसल के बिना हमारा गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी फसल होते ही मैं उसे सूद समेत उसके पैसे समय पर लौटा दूंगा। उधार की बात सुनकर नीलम कुछ पल शांत हो जाती है। उसके चेहरे का रंग मानो उत्तर सा गया हो। क्या कोई और रास्ता नहीं है जिससे हमें उधार लेने की जरूरत न पड़े? वैसे तो हमें कभी किसी चीज के लिए उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ी है, मगर इस बार की यह महंगाई हमारी मजबूरी बन गई है। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, मगर तुम चिंता मत करो। मैं मेहनत करूंगा और समय से सेठ के पैसे लौटा दूंगा। बस किस्मत साथ दे दे। हाँ, मुझे भगवान पर और आप पर पूरा भरोसा है, वो सब ठीक कर देंगे। बस फसल अच्छी हो इस साल की भी। हाँ, भगवान करे हम जैसा सोच रहे हैं बस वैसा ही हो। इसी तरह दोनों बातें करते करते ही सो जाते हैं। सुबह होते ही रमेश अपने घर से निकलकर सेठ धनराज के घर की ओर जाता है। वहां पहुंचकर वह अपनी बात कहता है। प्रणाम सेठ जी। सेठ धनराज रमेश को देखकर घमंड भरे स्वर में ताना मारते हुए बोलता है। अरे रमेश, तुम? प्रणाम प्रणाम। खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। वैसे आज सूरज कहां से निकला है भाई, जो आज रमेश जैसे किसान को हम जैसे सेठ की जरूरत पड़ गई? अरे मजाक कर रहा हूं, ज्यादा सोचना मत। कहो क्या हुआ? रमेश बिना देर किए अपनी बात कहता है। सेठ जी, दरअसल मुझे कुछ पैसे आपसे उधार चाहिए थे बीज बोने के लिए, और मैं वादा करता हूं आपके पैसे समय पर लौटा दूंगा, ब्याज के साथ। बस मेरी फसल अच्छी हो जाए हर साल की तरह। सेठ धनराज मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और सोचता है। अरे ये तो अच्छा मौका है इसके खेत हड़पने का। वैसे भी इसके खेत बहुत अधिक उपजाऊ हैं। क्यों ना इसे अभी पैसे दे दूं और बाद में इसका ब्याज 4 गुना कर दूंगा, और समय पर न चुका पाने का इल्जाम लगाकर खेत अपने नाम करा लूंगा। क्या हुआ सेठ जी, आप किस बारे में सोच रहे हैं? अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारी मजबूरी के बारे में सोच रहा हूं। सोचा तुम्हारी मदद कर ही दूं। सेठ धनराज अपने मुनीम को आवाज लगाता है। अरे लखन, जरा बाहर तो आना। सुनो, रमेश को पैसे देना है। मैं पैसे निकालता हूं, तुम रमेश को दे देना। सेठ इतना कहकर वहां से चला जाता है। सेठ धनराज के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी, रमेश को इसकी भनक तक नहीं थी। उसकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला था, उसे कोई अंदाजा तक नहीं था। रमेश, तुम यहीं रुको, मैं सेठ जी के पास से पैसे लेकर आता हूं। ये लो पैसे, और हां, पैसे देते वक्त कागज पर अंगूठा लगवाना मत भूलना। समझ गए? जी सेठ जी। ये लो रमेश पैसे, मगर इन्हें लेने से पहले इस कागज में तुम्हें अंगूठा लगाना होगा, क्योंकि सेठ जी के कुछ नियम हैं पैसे देने के। अगर तुम इनका पालन नहीं करोगे तो सेठ जी तुम्हें पैसे नहीं दे पाएंगे। रमेश थोड़ा घबराया, मगर परिवार की जरूरतों और जिम्मेदारी के आगे वह मजबूर था। जी मुनीम जी, मैं समझ सकता हूं, मगर इसमें लिखा क्या है, एक बार जरा मुझे बता देंगे? हाँ क्यों नहीं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा। बस समय पर कर्ज चुका देना, नहीं तो ब्याज ज्यादा भरना पड़ेगा। बस यही लिखा है। मगर परिवार की जरूरतों और जिम्मेदारी के आगे वह मजबूर था, इसलिए उसने ज्यादा न सोचकर अंगूठा लगा दिया। और मुनीम वहीं खड़ा खड़ा अपनी शातिर मुस्कान छुपाए रमेश को देख रहा था। कुछ देर बाद रमेश पैसे लेकर घर पहुंचा। नीलम सवाल पर सवाल पूछे जा रही थी, मगर रमेश के चेहरे पर आज कोई रौनक नहीं थी।
मानो उसका मन अब भी से भारी हो गया हो। आ गए आप। सेठ जी ने आपकी मदद की? क्या उन्होंने आपको पैसे दिए? हाँ, मुझे पैसे तो मिल गए हैं, मगर आज मेरा मन कुछ ठीक नहीं लग रहा कर्ज के पैसों को देखकर। लेकिन तुम चिंता मत करो, एक तरफ मुझे खुशी भी है कि अब मैं बीज लगा पाऊंगा, और देखना तुम, मेरी फसल तैयार होते ही मैं उसके पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगा। नीलम हामी भरती है। हाँ, उम्मीद है आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही हो, और भगवान साथ दे हमारा। रमेश बाजार से बीज और खाद ले आता है। कुछ महीनों बाद रमेश की फसल अच्छे से तैयार हो जाती है, और अपनी फसल के लिए रमेश बहुत मेहनत भी करता है, किंतु स्थिति सुधरने की बजाय और बिगड़ जाती है। जब अचानक लगातार कई हफ्तों की बारिश के कारण पकी हुई फसल भी बर्बाद हो जाती है। रमेश के हाथ मुनाफे लायक फसल नहीं हो पाती। वह फसल देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, इस फसल से तो मैं सिर्फ अपने परिवार का और सेठ जी से लिए हुए कर्ज के पैसे ही लौटा पाऊंगा, मगर ब्याज के पैसे उन्हें कहां से लौटा पाऊंगा। रमेश शाम को घर पहुंचता है और देखता है सेठ उसके घर आया हुआ है। यह याद दिलाने कि रमेश ने जो सेठ से पैसे लिए थे अब उन्हें सूद समेत लौटाने का वक्त भी आ गया है। सेठ जी, आप यहाँ? दरअसल मैं आपके घर आने ही वाला था कल, बस सोचा मेरी फसल की बिक्री हो जाए तो मैं आपके पैसे और ब्याज कहीं से भी व्यवस्था करके लौटा दूंगा। अरे तू क्या ब्याज चुकाएगा? तेरी फसल मुनाफे लायक नहीं हुई है, मुझे पता है। वो तो शुक्र है भगवान का कि तेरी जमीन तुझे खाने लायक फसल भी दे ही देती है, वरना औरों का हाल देख, सबकी फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी है। और मैं तुझे यही बताने यहां आया हूं कि तेरे लिए हुए पैसों का ब्याज 4 गुना है, 2 गुना नहीं, जो तू इधर उधर से मांग के जमा कर दे। और सुन, अगर तू ब्याज नहीं दे सकता तो तेरी जमीन अब से मेरी होगी। इसलिए याद रहे, 4 गुना ब्याज या जमीन। अब तू समझ ले तुझे क्या देना है। और हां, मैं बस तुझे 15 दिन की और मोहलत देता हूं। इन 15 दिन में क्या करना है क्या नहीं, तू देख ले अपना। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। 4 गुना ब्याज सुनकर रमेश के होश उड़ जाते हैं। पहली बार रमेश इतना ज्यादा टूट जाता है कि वहीं जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी हालत देख उसकी पत्नी नीलम और उसकी बेटी नीलू दोनों रोने लगते हैं। हौसला रखिए, देखिए नीलू भी आपको देखकर कब से फूट फूट कर रो रही है। रमेश खुद को शांत करता है और मासूम नीलू को चुप कराता है। इस तरह घर में शांति का माहौल छा जाता है। रात का वक्त होता है। नीलू सहम कर अपने पिता के पास ही सो जाती है, मगर रात भर रमेश को नींद नहीं आती। वह बस लेटा रहता है तो कभी इधर उधर बेचैन होकर घूमने लगता है। नीलम का भी यही हाल होता है। वह भी लेटकर बस सेठ की कही हुई बातों के बारे में सोचती रहती है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। नीलम नीलू को उठाने जाती है, तभी देखती है उसका शरीर बुखार से तप रहा है। नीलम तुरंत रमेश को आवाज लगाती है। अरे अरे देखिए ना जी, नीलू को तो बहुत तेज बुखार है और ये उठ भी नहीं रही है। नीलू, नीलू बेटा उठो। नीलू बेहोशी की हालत में पड़ी रहती है और कोई जवाब नहीं देती। नीलम तुम रो मत, मैं फौरन डॉक्टर को लेकर आता हूँ। रमेश घबराकर भागता हुआ डॉक्टर के यहाँ जाता है। और डॉक्टर को सारी घटना बताते हुए अपने घर ले जाता है। डॉक्टर नीलू का इलाज करता है। कुछ समय बाद नीलू को होश आता है। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कल शाम को बच्ची काफी डरी हुई थी ना, और देर तक रोते रोते ही सो गई थी, इसलिए ऐसा हो गया। और तेज बुखार के कारण बेहोश थी। मैंने अब दवाई दे दी है। आप लोग बेफिक्र रहिए, बच्ची ठीक हो जाएगी। बस कुछ और दवाइयां और लिख देता हूं,
ये दवाइयाँ देते रहिएगा समय समय पर, और बच्ची का ख्याल रखिएगा कि इस तरह की लापरवाही दोबारा ना हो आप लोगों से। जी डॉक्टर, हम लोग आगे से ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ और आपको इलाज के पैसे दे देता हूँ। नीलू की तबीयत बिगड़ने के बाद रमेश और नीलम दोनों ओर ज्यादा परेशान हो जाते हैं। रमेश पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। रमेश ना तो रो सकता था, ना ही उसके पास कर्ज चुकाने के पैसे थे, और ऊपर से जमीन भी हाथ से जाने वाली थी। रमेश मानो परेशानियों से घिर चुका था। देखते ही देखते यूं ही 15 दिन बीत चुके थे। इन 15 दिनों में रमेश ने हर जगह से हर तरह की कोशिश कर ली। अब उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। इसलिए रमेश जगह जगह जाकर कर्ज चुकाने के लिए पैसे मांगता तो कभी काम, मगर सब जगह से निराशा ही हाथ लगती। थक हार के रमेश ने हार मान ली। रमेश बाहर निकल, अब जमीन के कागज चुपचाप मेरे हवाले कर दे। सेठ की आवाज सुनकर रमेश नीलम को इशारे से नीलू को पास बुलाने को कहता है। नीलम जल्दी से नीलू को अपने पास बुला लेती है और उसे दूसरी बातों में उलझाने लगती है ताकि नीलू अपने पिता के साथ बाहर ना निकले। रमेश जमीन के कागज लेकर अपने घर से बाहर निकलता है। सेठ जी, भगवान के लिए दया कीजिए मुझ पर। मेरे जैसे गरीब के पास मेरी जमीन के अलावा और कोई धन नहीं है। मैं उस जमीन के सहारे ही अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता हूँ। कृपया मुझसे वो भी मत छीनिए। दया कीजिए सेठ जी, दया कीजिए। उसे रोते गिड़गिड़ाते देख गांव की भीड़ जमा होने लगती है, मगर सेठ का दिल मानो पत्थर जैसा कठोर हो गया हो। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहे थे। उसने रमेश को दुत्कार दिया। अरे दूर हट, तो जैसे पर दया करने लगा तो मैं तेरे जैसा ही कंगाल हो जाऊंगा, समझा क्या? और भीख ही मांगनी है तो मुझसे क्यों? गांव के इतने लोग खड़े हैं, इन लोगों से मांग ले और अपना घर चला ले। अब चल हट, मेरा समय बर्बाद मत कर, जाने दे मुझे। सभी गांववासी रमेश को देखते रहते हैं और सेठ वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद रमेश घर के अंदर जाकर शांत बैठ जाता है। तभी नीलू अपने पिता के पास चली जाती है। रमेश को ऐसा देख नीलम समझ जाती है कि सेठ ने मोहलत देने से इनकार कर दिया है। एक दिन सेठ धनराज के 2 व्यक्ति उसके घर आते हैं और अचानक खबर देते हैं। सेठ जी, आपके कहने पर जो फसल के बीज हमने रमेश की जमीन पर लगाए थे वो तो उग ही नहीं रहे हैं। हाँ सेठ जी, और जमीन का रंग तो ऐसा हो गया है मानो वो जमीन सालों की बंजर हो, और उस जमीन के कारण आसपास की हमारी जितनी जमीनें हैं, बंजर का असर उन पर भी दिख रहा है। हाँ सेठ जी, ये सब कैसे हो रहा है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। सेठ घबरा जाता है और सोच में पड़ जाता है। तभी घर के अंदर से सेठ की पत्नी की चीखने की आवाज आती है। है जी, जल्दी अंदर आइए। ये हमारी फूल जैसी बच्ची को द्वारा कैसे पढ़ने लगा? सभी घर के अंदर जाते हैं। सेठ धनराज घबरा कर बौखलाने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता और अपने दोनों लोगों से गुस्से में कहता है। अरे मूर्खों, देख क्या रहे हो? डॉक्टर को बुलाओ। दिखाई नहीं दे रहा मेरी बच्ची कैसे तड़प रही है? जी सेठ जी, हम अभी जाते हैं, डॉक्टर को बुला लाते हैं। कुछ समय बाद डॉक्टर आता है और सेठ की बेटी का इलाज शुरू करता है। मुझे लगता है आपकी बेटी का आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया है, जिससे उसका आधा शरीर सुन्न पड़ गया है। मैं दवाइयां देता हूं, आप लोग समय पर देते रहिएगा। सेठ धनराज घबरा कर बौखलाने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। मगर सेठ के साथ इतनी सारी घटनाएं होने के बाद उसे बेचैनी होने लगती है और परेशान होकर वह अपने घर के बाहर टहलने लगता है। तभी एक जगह भीड़ में एक संत अपने प्रवचन सुनाते हुए अचानक कहने लगते हैं। ईश्वर सब कुछ देखता है, उसे पता है किसने क्या क्या कर्म किए हैं,
इसलिए सबको अपने अपने कर्मों की सजा मिलती है। गरीब की हाय कभी खाली नहीं जाती है, इसलिए गरीबों को सताओ नहीं, उन पर दया करो, वरना परिणाम बहुत बुरा होता है। ये सब बातें सुनकर उसे तुरंत रमेश का ख्याल आता है और उसे अपनी गलती समझ आने लगती है। वह रोते हुए जमीन के कागज लेकर रमेश के घर पहुंचता है। रमेश, रमेश, दरवाजा खोलो, मैं हूं धनराज। सेठ की आवाज सुनकर रमेश झट से बाहर निकलता है और सेठ को हैरानी से देखता है। सेठ जी, आप यहाँ इतनी सुबह? हाँ रमेश, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, अपना बड़ा भाई समझकर। रमेश, मेरी नजर तो बस तुम्हारी जमीन पर थी, मगर तुम्हारी जमीन तुम्हारे लिए मां के समान थी, और वो जमीन भी तुम्हें अपने बेटे के समान समझती है। मुझे यह बात समझ नहीं आई थी। मेरा इतना नुकसान होने के बाद भी मेरे किए की सजा मेरी बेटी को मिल रही है रमेश, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। मुझे अपने किए पर बेहद पछतावा हो रहा है। काश मैंने तुम्हारे साथ ऐसा न किया होता तो तुम्हारे दुख की हाय मुझे न लगती और भगवान मुझे इतनी सजा न देता। इसलिए तुम मुझे माफ कर दो रमेश। और ये लो अपनी जमीन के कागज। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी मदद के लिए जो पैसे दिए थे ना मैंने, उन्हें समझ लेना कि वो तुम्हारे बड़े भाई ने दिए थे, और मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करना कि वह ठीक हो जाए। इसी तरह सेठ धनराज अब तक उसके साथ जो कुछ हुआ सारी बातें रमेश को बताता है। सेठ अपने साथ बीती घटना बताते हुए फूट फूट कर रोने लगता है। सेठ की सारी बातें सुनकर रमेश का दिल सेठ के दर्द को देखकर भावुक हो जाता है। आप परेशान मत होइए, मैं भगवान से सच्चे मन से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अब आप अपने घर जाइए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी जमीन मुझे लौटा दी। इसके लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो रमेश, जमीन के असली हकदार तो तुम ही थे हमेशा से। वो तो मेरी भूल थी जो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, इसलिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। सेठ रमेश से माफी मांगकर घर चला जाता है। और रमेश हाथ जोड़कर भगवान से कहता है, हे भगवान, सेठ जी से हुई भूल को माफ कर दीजिए। जो भी हुआ उन्हें उस बात का पछतावा है। अब उस बात की सजा उनके परिवार को मत दीजिए, दया करिए भगवान। इतना कहकर रमेश खुशी से घर की चौखट के अंदर जाता है। और सारी बातें नीलम को बताता है। दोनों जमीन के कागज वापस मिलने से बेहद खुश हो जाते हैं। रमेश की जिंदगी पहले की तरह फिर से खुशियों से भर जाती है। कुछ दिनों बाद खबर मिलती है कि सेठ की बेटी भी ठीक हो चुकी है और सेठ भी अब पूरी तरह बदल चुका है। अब वह गरीबों को लूटता नहीं बल्कि अब उनकी मदद करता है।